अगर तुम अभी से भी जो है अपने क्लास 12 मैथ्स बोर्ड के पेपर की जो है प्रिपरेशन अच्छे तरीके से कर लो ना, तो आराम से जो है फुल स्कोर निकाल सकते हो। देखो भाई, तुम में से काफी सारे एस्पिरेंट्स होंगे जिन्होंने यहाँ पे जो है जेई की प्रिपरेशन करी होगी। मुझे मतलब नहीं है कि तुम्हारे कितने परसेंटाइल जो है जेई के अंदर बने थे, क्योंकि अगर तुमने जेई के लेवल पे चीजों को करा है तो ये चीजें बहुत आसान है। एंड इवन जिन्होंने बोर्ड की भी प्रिपरेशन जो है थोड़ी ठीक ठाक लेवल पे करी होगी, वो भी आराम से जो है फुल स्कोर निकाल सकते हैं। क्योंकि मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ कि किस दिन आपको क्या चीजें जो है टारगेट करनी है, क्या चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि बोर्ड्स में बार बार पूछी जा रही है। कुछ आपको जो है यहाँ पे गोल्डन टिप्स देना चाहूंगा जिससे कि आपके मार्क्स को एक अच्छा खासा बूस्ट मिल सकता है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना। अब सबसे पहले तो यहाँ पे जो है मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन को समझ लो, क्योंकि तुम्हें ये पता होना चाहिए कि कौन सा टॉपिक सबसे ज्यादा वेटेज कैरी करता है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो भाई कैलकुलस यहाँ पे किंग है, और भाई 35 नंबर का वेटेज हमें 80 में से कैलकुलस से ही देखने को मिलेगा। और कैलकुलस के अंदर चैप्टर्स भी हमारे अच्छे खासे आ जाते हैं। कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी हो गया, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स हो गया, इंटीग्रेशन आपका हो जाता है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स हो गया, डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। तो इनको आपको अच्छे तरीके से करना है। इसके बाद सेकंड नंबर पे आता है आपका वेक्टर्स एंड 3D ज्योमेट्री। तो यहाँ पे 14 नंबर का वेटेज जो है ये आपका कैरी करेगा, मतलब अप्रोक्सीमेटली 50 मार्क्स जो है हमें इन दोनों से ही देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद एक छोटा चैप्टर लीनियर प्रोग्रामिंग आता है, जिसके में हमें जो है 5 नंबर का देखने को मिलता है। प्रोबेबिलिटी थोड़ा सा अच्छा चैप्टर है और यहाँ पे 8 नंबर का देखने को मिलता है। अलजेब्रा में हम मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट्स करते हैं जो कि 10 नंबर का आता है। और रिलेशन फंक्शन के अंदर रिलेशन फंक्शन तो है ही, साथ ही साथ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाता है, तो वो आपका यहाँ पे 8 नंबर का हो जाता है। तो हम डे वाइज सब चीजों को कैसे टारगेट कर सकते हैं, तो जैसे कि आज का दिन हो गया आपका, तो जितना भी टाइम आपका बचा है ना उसके अंदर आप वेक्टर्स 3D को यहाँ पे टारगेट कर सकते हो। 14 नंबर का वेटेज कैरी कर रहा है और यहाँ पे बहुत इजीली आप स्कोर कर सकते हो। कई बार डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस भी हमें जो है देखने को मिल जाते हैं, ठीक है ना। बस आपको स्टेप्स वहां पे अच्छे तरीके से दिखानी है। तो मैंने यहाँ पे एक 15 मिनट की रिविजन सीरीज लेके आया था जेई के लिए, पर वो आपको बोर्ड्स में भी काम आ जाएगी। सभी फॉर्मूलेस मैंने वहां पे अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिए, तो उसको आप चेक कर सकते हो। लिंक मैं यहाँ पे जो है आपके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो वेक्टर और 3D दोनों के 15-15 मिनट के वीडियो जाके उसको जो है एक बार जरूर से चेक कर लेना। और बाकी जो है ना इसके बाद क्या करना है, एनसीईआरटी के ही सॉल्व एग्जांपल्स अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लो। आप जो है यहाँ पे कंफर्टेबली पीवाईक्यूज जो है लगा पाओगे इन्हीं के बेसिस पे। तो भाई वेक्टर एंड 3D के लिए 14 नंबर आप यहाँ पे कंफर्म कर सकते हो। बस प्रैक्टिस जो है यहाँ पे अच्छे लेवल पे आपको आज के दिन करनी है। इसके बाद बात करते हैं 2 मार्च को। तो यहाँ पे आपको 2 मार्च को क्या टारगेट कर लेना है, मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट जो आपका है वो 10 नंबर का वेटेज कैरी करेगा। उसमें भी सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट रहेगी वो रहेगी आपको प्रॉपर्टीज जो है अच्छे तरीके से यहाँ पे याद रखनी है। और प्रॉपर्टीज याद रखने से ज्यादा तो आप जो है अगर यहाँ पे एग्जांपल्स अच्छे तरीके से देखोगे, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे, तो अपने आप प्रॉपर्टीज जो है आपको यहाँ पे याद रह जाएगी। और देखिए लॉन्ग आंसर में जो सबसे ज्यादा चीज हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जब मैं पीवाईक्यूज के थ्रू जा रहा था तो मैंने एक चीज नोटिस करी, 5 नंबर में बार बार ये टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको 2 मैट्रिक्स यहाँ पे गिवन रहती है, पहले प्रोडक्ट ए बी निकलवाते और फिर बोलते हैं कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को जो है सॉल्व करो, है ना। 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल रहते। या तो फिर दूसरा रहता है कि भाई आपको एक मैट्रिक्स देके रखिए, उसका इनवर्स निकालो और फिर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करो। तो ये लॉन्ग आंसर बहुत ज्यादा जो है रिपीट होता है, तो इस टाइप के जो है क्वेश्चंस को जरूर से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसके बाद लीनियर प्रोग्रामिंग की बात करूं, 5 नंबर का वेटेज कैरी करेगा। काफी इजी चैप्टर है, बहुत जल्दी आप निपटा सकते हो। 2 घंटे या 1.5 घंटे भी ढंग से बैठ गए ना भाई, ये 5 नंबर आपके कंफर्म्ड है। 2 एमसीक्यूज जो है डायरेक्ट और इजी हमें ज्यादातर देखने को मिलते हैं पेपर के अंदर, और 3 मार्क का क्वेश्चन रहता है। उसमें एलपीपी को जो है ग्राफिकली बनाना रहता है। इक्वेशंस को एक बार अच्छे से प्लॉट कर लिया, ठीक है। एरिया जो है शेडेड वाला देख लिया कि उनके इससे क्या बनेगा, बाउंडेड रीजन अपन को मिल गया। कॉर्नर पॉइंट्स पे चेक किया कौन सा मैक्सिमाइज और कौन सा जो है मिनिमाइज, जैसा भी मतलब आपको ऑब्जेक्टिव फंक्शन बोला गया है, तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकाल के आप आंसर बता सकते हो। तो बहुत ही इजी स्टेप से एक बार थोड़े बहुत सॉल्व एग्जांपल एनसीईआरटी से देखोगे, आराम से जो है काम हो जाएगा। और फिर लास्ट में जो है लास्ट 3 साल के पीवाईक्यूज देख लोगे तो बस बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। इसके बाद बात कर लेते हैं 3 मार्च का टारगेट। तो 3 मार्च को हमें क्या करना है, कैलकुलस का जो है यहाँ पे कम से कम आधा पोर्शन अपन को निपटा डालना है, और उसके अलावा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर उठा सकते हो। तो कैलकुलस के अंदर कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स को टारगेट करिएगा। कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी में भाई आपका जो है डेरिवेटिव वाला पार्ट और अच्छे से यहाँ पे कर लीजिएगा। कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी का जो आपके यहाँ पे कंटिन्यूअस कब रहता है, डिफरेंशियल कब रहता है, वो तो बहुत ईजी 2-3 क्वेश्चन से आपको चीजें क्लियर हो जाएगी। बस डेरिवेटिव वाले क्वेश्चन थोड़े अच्छे से प्रैक्टिस करने हैं। चेन रूल वाले हो गए, सब्स्टिट्यूशन कैसे लगता है ना, क्योंकि अपन को देखना पड़ेगा किस टाइप का जो है आपको फंक्शन यहाँ पे लिखा है, रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिखा है, तो क्या सब्स्टिट्यूट, ये प्रैक्टिस से आता है
है ना, रटने से नहीं होगा, क्योंकि भाई क्वेश्चन आपका कैसे भी चेंज हो सकता है। तो जब प्रैक्टिस होगी तो अच्छे से आ जाएगा। एनसीईआरटी में प्रॉपर तरीके से टेबल दी है, क्वेश्चंस दी है, अच्छे तरीके से इसको प्रैक्टिस कर सकते हो। डेरिवेटिव्स में भाई आपका पैरामेट्रिक फंक्शन वाले जो है अच्छे तरीके से एक बार देख लीजिएगा। 2 डिग्री भी उसके अंदर पूछे जा सकते हैं, है ना, कि d2y/dx² निकालो, तो भाई आपको पता रहना चाहिए किस तरीके से किया जाता है। फिर यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स की अगर बात करूं, जनरली वर्ड प्रॉब्लम्स जो है मैंने देखे, पीवाईक्यूज जब खोल के देखे ना वर्ड प्रॉब्लम्स, तो बस वो भी आपको एनसीईआरटी में अच्छे तरीके से दी है कि भाई रियल लाइफ प्रॉब्लम बेस्ड कैसे मतलब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव लगता है, तो उस टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, मैक्सिमा मिनिमा, इन पे जो है क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में बात करूं तो भाई डोमेन, रेंज और ग्राफ्स आपके मस्ट है, ये तो आपको जो है सभी के यहाँ पे पता रहना चाहिए। साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स सभी के जो है पता रहना चाहिए। और जो आगे फॉर्मूले भी आप देखते हो ना, जैसे कि यहाँ पे हो गया आपका tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, तो यहाँ पे जो चीजें आपने पहले पढ़ी है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, उन्हीं से एनालॉजी सेट करोगे तो ये फॉर्मूले से आपको जो है रटने की जरूरत नहीं है, चीजें समझ के ही जो है आपको अपने आप याद हो जाएगी। और अगर हम 4th मार्च के लिए टारगेट की बात करें तो भाई इंटीग्रल कैलकुलस, जो कैलकुलस का बचा हुआ पार्ट है उसको अपन को अच्छे से टारगेट करना है। इसके अंदर इंटीग्रल्स जो है सबसे पहले, अच्छा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और गोल्डन रूल बताऊंगा जो कि आपको कोई भी नहीं बताता है, कि जो इनडेफिनेट इंटीग्रल वाले क्वेश्चंस रहते हैं ना, कई बार स्टूडेंट्स को यहाँ पे डर लगता है कि जो मेथड हमने फॉलो किया सही आंसर तक पहुंचे भी कि नहीं, है ना, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई, ऐसा कुछ दिमाग में आता होगा कि भाई इतना जो है करा, हो सकता है कुछ चीजें जो है मिस हो गई हो या फिर कुछ एक्स्ट्रा टर्म तो नहीं आ गया। तो ऐसे में एक काम किया करो, जो भी आपका फाइनल आंसर आया है ना उसको एक बार डिफरेंशिएट कर दो और चेक करो कि भाई जो आप यहाँ पे शुरू से इंटीग्रेशन जिसका कर रहे थे वही वाला हमें जो है फंक्शन अंदर का मिल रहा है कि नहीं। अगर मिल गया तो इसका मतलब सही है, क्योंकि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे के यहाँ पे रिवर्स प्रोसेस है, ठीक है ना। तो ये एक चेक के लिए जो है मैं आपको चीज दे रहा हूं, इससे आपका कभी भी गलत नहीं होगा। 5 मार्क में पूछा जाए, 3 मार्क में पूछा जाए, आराम से पहले जो है इंटीग्रेट किया और उसके बाद जो है एक बार डिफरेंशिएट करके चेक कर लिया कि हमारी चीजें सही है कि नहीं। उसको लिखने की जरूरत नहीं है, ये खुद के लिए चेक है, ठीक है ना। तो एक चीज ये कर ली। फिर एनसीईआरटी के सॉल्व्ड एग्जांपल्स अच्छे से देख लेना, एनसीईआरटी से बाहर चीजें देखने को नहीं मिलती है, बस आपकी प्रैक्टिस यहाँ पे अच्छे से होनी चाहिए। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में बात करूं, इजी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यहाँ पे, बस आपको जो है ग्राफ प्रॉपर तरीके से प्लॉट करना आना चाहिए, है ना, मतलब बहुत ही इजी, सही बता रहा हूं। अब जेई लेवल पे जैसे y = mod x - 3 जो है पिछले साल पूछ लिया गया था 3 मार्क या ऐसे कुछ में, तो भाई इसका ग्राफ बनाना क्या नहीं आता है आपको, ठीक है ना। इवन भाई बोर्ड लेवल के स्टूडेंट्स भी भाई वैल्यू डाल के जो है यहाँ पे कर लेंगे इसका ग्राफ बना के, बस वो कुछ एरिया पूछा था कि कितने से कितने तक निकालना है, तो आप इजीली निकाल सकते हो। अगला यहाँ पे जो है 5th मार्च को आपको क्या टारगेट करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके अंदर जो है जितने मेथड्स होते हैं, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, सॉल्यूशन ऑफ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, प्लस ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इन टाइप की जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन रहती है उसको जो है अच्छे तरीके से एक बार देख लीजिएगा। रिलेशन फंक्शन में रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होते हैं, बेसिक से 3-4 क्वेश्चन भी कर लिए भाई, इस टाइप के क्वेश्चन में आप फैमिलियर हो जाओगे और आराम से सॉल्व कर सकते हो। फिर 1-1-on-2 फंक्शन जो है इस टाइप के क्वेश्चंस देख लीजिएगा, है ना, बाइजेक्टिव, सर्जेक्टिव, इंजेक्टिव, इस टाइप के वर्ड से कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि सब इसी के आसपास रिवॉल्व करते हैं, तो उनके डेफिनेशंस आपको क्लियर रहनी चाहिए। प्रोबेबिलिटी में बात करूं, 2 सबसे इंपॉर्टेंट है, फिर इसके अलावा तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स और ये सब चीजें होती है, लेकिन सबसे ज्यादा जो मतलब आपके यहाँ पे 3 मार्क, 4 मार्क, 5 मार्क में पूछे जाते हैं वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और बेस थ्योरम रहता है, तो इसको जो है अच्छे तरीके से हमें समझते हुए जाना है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। 5th मार्च तक आपका अगर अच्छे से आपने टारगेट किया तो यहाँ पे इन चैप्टर्स को कंप्लीट कर लोगे। इवन एक दिन लेट भी स्टार्ट किया तो भी जो है ये चैप्टर्स आपके अच्छे से यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगे। और जो बचा हुआ टाइम रहेगा उसमें क्या करना है, लास्ट 3 साल के भैया पीवाईक्यूज लगाने, जहां जहां के भी पेपर मिल जाए, जो भी सेट्स मिल जाए, सबको जो है यहाँ पे अच्छे तरीके से अपन को सॉल्व करते हुए चलना है, ठीक है ना। चैप्टर वाइज करना है, चैप्टर वाइज कर लो, पेपर वाइज करना है, पेपर वाइज प्रैक्टिस कर लो। इसके अलावा सैंपल पेपर्स जो अभी के रिलीज हुए होंगे सीबीएसई के, वो एक बार अच्छे से देख लेना, मार्किंग स्कीम क्लियर हो जाएगी, क्योंकि हमारा क्या है भाई, जेई वाला अप्रोच चलता है, हाँ आंसर ही निकालने से मतलब है ना, पर यहाँ पे भाई हर स्टेप के नंबर मिलते हैं। क्या ऐसा तो नहीं कि हम वो स्टेप मेंशन नहीं कर रहे, तो हर एक चीज जैसा भी जो भी चीज लग रही है सब चीजें मेंशन करनी रहती है। फिर कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि यही एक नई चीज रहती है जिसमें कई बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। भला ही आपको भाई जेई लेवल का आता है पर क्वेश्चन ही अच्छे से क्लियर नहीं हुआ तो कैसे क्रैक करोगे, तो इसलिए कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस को यहाँ पे अच्छे तरीके से जो है पढ़ लेना, मतलब देख लेना, जो भी आपको यहाँ पे ऑफिशियली रिलीज रहता है
आता है तो वो एक बार जो है उन टाइप के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेना। लेवल मुश्किल नहीं है बट प्रैक्टिस होनी चाहिए। इसके अलावा केस स्टडी क्वेश्चंस जो है देख लीजिएगा, है ना, केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस जो है आपका एक सेक्शन में आता है। और फाइनली क्या करिएगा, टॉपर्स की आंसर शीट जो है यहाँ पे आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा, तो उनको भी डाउनलोड कर लीजिएगा। पेपर प्रेजेंटेशन का तरीका समझ में आ जाएगा, है ना, कि भाई किस तरीके से आंसर्स को जो है प्रॉपर तरीके से स्टेप वाइज लिखना है, क्या चीजें करते हैं कि भाई हाँ उनका एक भी नंबर नहीं कटता है। तो वो एक बार जो है देख लोगे, कॉन्फिडेंस और ज्यादा बूस्ट हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से ये सब चीजें क्लियर है। अब सेक्शन वाइज में जो है कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताना चाहता हूँ, उसको ध्यान से सुन लो। सबसे पहले सेक्शन है 20 नंबर का यहाँ पे रहेगा, और मैं बता रहा हूँ लिटरली हलवा है भाई सभी जेई एस्पिरेंट्स के लिए। तुम बोलोगे जेई का लेवल यहाँ पे मेंस का और बोर्ड का पता नहीं कहाँ चला गया एमसीक्यूज का। बहुत ही ईजी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तुम अभी उठा के देखोगे तुम्हारा मतलब ऐसा लगेगा कि भाई 20 में से 20 आना ही चाहिए, नहीं तो फिर क्या ही कर रहे हैं हम, ठीक है ना। एक ये चीज हो गई। और यहाँ पे मैंने जो है रियल पीवाईक्यूज, मतलब जो अभी तुम्हारे यहाँ पे 2025 के पेपर्स आए थे, जितने सेट्स थे उन्हीं के जो है एमसीक्यूज यहाँ पे बताए। मैंने बताया कि भाई जेई एस्पिरेंट्स भी कैसे जो है शॉर्ट ट्रिक यूज करके इनके अंदर बहुत जल्दी जो क्वेश्चंस को निपटा सकते हैं। और अगर तुमने जेई की प्रिपरेशन नहीं करी, सिर्फ बोर्ड की करी है, तो भी वीडियो चेक कर लेना, तुम्हें बहुत सारी ट्रिक्स क्लियर हो जाएगी और आगे इस टाइप के एमसीक्यू आते हैं तो तुम आराम से सॉल्व कर लोगे। नेक्स्ट बात करता हूं भाई सेक्शन बी और सी की। 28 नंबर का टोटल रहेगा, क्योंकि 2 और 3 नंबर के क्वेश्चंस यहाँ रहेंगे। 11 क्वेश्चन है मॉडरेट लेवल के और आराम से कर सकते हो, है ना, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं रहेंगे। बस सिली एरर्स नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर कहीं क्वेश्चन में आपने कुछ गलती करी, पूरा सॉल्यूशन जो है वहां पे काटना पड़ता है, फिर से स्टार्ट करना पड़ता है। और पेपर में जब एक बार आप सॉल्यूशन काटते हो तो उतना टाइम आपका चला गया, वहां पे आपको कोई नंबर नहीं मिलने वाले। और उस चक्कर में लास्ट में कुछ पोर्शन छूट गया ना, बहुत ज्यादा अखरता है। तो ये चीज ध्यान रखना, थोड़ा सा स्लो भला ही स्टार्ट ले लो, लेकिन एक बार में सब चीजें आपकी सही होते हुए चलनी चाहिए। तो टाइम मैनेजमेंट आपका जो है प्रॉपर यहाँ पे मैथ्स के पेपर में होना चाहिए। इसके बाद बात करें अगर सेक्शन डी की, तो 20 नंबर का होता है। 4 क्वेश्चन रहते हैं, लेंदी लगेंगे पर मैं सही बता रहा हूँ उनका लेवल कोई इतना टफ नहीं रहता है। तो अच्छे तरीके से अगर कर लिया ना, आराम से आप उन्हें सॉल्व कर सकते हो। इसके अंदर एक चीज ध्यान रखना, हर एक स्टेप जो है प्रॉपर तरीके से करो, क्योंकि अब 4 नंबर का है तो कहीं पे 0.5 रह सकता है, कहीं पे 1 नंबर, हर एक स्टेप के आपको नंबर रहते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ फिर से मैं वही कहूंगा, गलती नहीं होनी चाहिए, नहीं तो अगर फिर से सॉल्व करना पड़ा तो बहुत टाइम जाता है। तो ये चीज जो है आपको इन सेक्शंस में ध्यान रखना है, क्योंकि एमसीक्यूज में तो आंसर मार्क करना है, कोई सॉल्यूशन नहीं देखेगा, लेकिन इनमें जो है सॉल्यूशन सब देखेंगे। अब सबसे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो इंटरनल चॉइस क्वेश्चन रहते हैं आपको बी सेक्शन बी में भी मिलेंगे, सी में भी मिलेंगे, है ना, डी में भी मिलेंगे। तो उसके अंदर जो भी दोनों क्वेश्चन दिए अच्छे से स्कैन करना, किसको पिक करना है। गलत क्वेश्चन को पिक कर लिया और फिर अटक गए कि यार नहीं बन रहा, तो उस चक्कर में जब दूसरे पे जाओगे, जो टाइम वेस्ट किया है वो फिर से भाई आपका जो है पेपर छुड़वा सकता है। तो इसलिए प्लीज अच्छे से स्कैन करना और जो भी क्वेश्चन करना है उसको कॉन्फिडेंटली फिर सॉल्व कर डालना। इसके बाद जो है अगली चीज यहाँ पे अगर हम देखें तो सेक्शन ई की बात करते हैं, जिसमें केस वाले जो है क्वेश्चन रहते हैं, केस बेस्ड। अब इनको भाई लाइटली मत लेना, क्योंकि यही तुम्हारे लिए थोड़े नए टाइप के हो सकते हैं। बाकी तो तुम्हें लगेगा एनसीईआरटी पीवाईक्यूज टाइप के ही देखने को मिल रहे हैं, इसमें भाई लैंग्वेज के साथ वो खेल सकते हैं। तो इसके जो है क्वेश्चंस अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, पीवाईक्यूज में जैसे पूछे गए उनको कर लेना, केस स्टडी क्वेश्चन बैंक जो रिलीज होता है सीबीएसई की वेबसाइट पे उसको देख लेना। और भाई एक चीज ध्यान रखना, जो पैसेज रहता है वो सिर्फ क्वेश्चन को डिस्क्रिप्टिव मैनर में यहाँ पे बताता है, उसके अंदर ऐसा नहीं तुम्हें फॉर्मूला मिल जाएगा या फिर सब जो है थ्योरी जो रिक्वायर्ड है फॉर सॉल्विंग द क्वेश्चन वो मिल जाएगी, नहीं भाई, वो तुम्हें दिमाग लगा के ही करना पड़ेगा, है ना। तो पैसेज बहुत ज्यादा पढ़ने में टाइम वेस्ट मत करना कि भाई उसी में मेरे को आंसर मिल जाएगा, ये इंग्लिश का अपना रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन नहीं है, ठीक है ना। तो ये चीज का बस ध्यान रखना। मेरे हिसाब से सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। और अगर तुम सही में मैथ्स में जो है फोड़ने के लिए तैयार हो तो भाई कमेंट्स में लिख देना आई विल स्कोर 80 आउट ऑफ 80। एक बार भाई दिमाग में सेट कर लिया ना टारगेट, एक ऐसा पेपर होना ही चाहिए जिसमें अपन फुल ले आए। और भाई मेरी जनता जिस हिसाब से है कि भाई जेई को इतना अच्छे से कर रही है, इतने सारे स्टूडेंट्स ने 99 परसेंटाइल निकाले, तो भाई बोर्ड्स में तो 80 आउट ऑफ 80 में सभी का चाहता हूं। चलो ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले टेक केयर एंड गुड बाय।